चलो, आज हम लोग भूगोल प्रथम इकाई और प्रथम इकाई का जो चैप्टर नंबर ग है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में। आज हम लोग वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, इसी चैप्टर का अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक है ना। देखिए, यहाँ एक तथ्य दिया हुआ है। यह सत्य है कि आग पर नियंत्रण मानव सभ्यता का महान आविष्कार माना जाता है। ये बात सही है। इतिहास में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि आग पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना मानव सभ्यता की सबसे बड़ी आविष्कार है। मानव सभ्यता में जितने भी आविष्कार हुए हैं उसमें सबसे महान और सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है जब मनुष्य ने आग पर नियंत्रण प्राप्त किया था। हम लोग जानते हैं कि नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने कृषि को भी अपनाया था और उसी टाइम में आग पर भी नियंत्रण प्राप्त किया था। किंतु इस महान आविष्कार ने विनाश की इतिश्री भी किया और इसकी सबसे पहली आहुति वन एवं वन्य प्राणियों की। कह रहा है ये जो आग पर मनुष्य ने नियंत्रण प्राप्त किया, यही से विनाश लीला चालू हुआ था। हाँ, मनुष्य जितना विकास करता गया है उतना ही प्रकृति का नुकसान भी पहुंचाया है। ये सत्य है। तो आग पर मनुष्य ने जब नियंत्रण प्राप्त किया तो इसने यहाँ से प्रकृति का भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और इसीलिए कह रहा है कि विनाश लीला शुरू हो जाती है। और इस विनाश लीला की प्रथम आहुति यानी सबसे पहला विनाश कहाँ से शुरू होता है तो वन एवं वन्य प्राणी से। सबसे पहला विनाश की शुरुआत यहीं से होता है। जब पके हुए मांस का रसास्वादन हुआ तो वन्य प्राणियों का खेत एवं पकाने तथा भूनने के लिए ईंधन संसाधन के रूप में वनों की लकड़ियों का उपयोग तो एक आम बात है। कह रहा है कि जब पहली बार मनुष्य को भुना हुआ पका हुआ मांस या अनाज मिला और उसको खाया और उसके सौंधी स्वाद जो मनुष्य को लगा तो ऐसे से शुरुआत हो। अब लोग अपने भोजन को जो शिकार करते थे उसे पकाने के लिए ईंधन इकट्ठा करना शुरू किया और आज भी ईंधन के रूप में हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा वन्य संसाधन का उपयोग किया जाता है, लकड़ियों का ही उपयोग किया जाता है। इसीलिए विनाश लीला शुरू हुआ। अब आप एक जंगल, तो जंगल का मतलब, वन का मतलब केवल पेड़ों का समूह नहीं होता है। उसमें कई वन्य प्राणी भी अपना निवास स्थान बनाए रखते हैं। आप उस जंगलवा को साफ कीजिएगा तो उनका निवास स्थल साफ हो गया ना। अब आप सोचो कि आप घरों में रहते, आपका घर कोई ढाह दे तो आपके साथ क्या हो, आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। उन वन्य जीवों का जब वन का विनाश होता है तो उन वन्य जीवों के जीवन पर इसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। उनका सबसे बड़ा समस्या आवासीय समस्या उत्पन्न हो जाती है। अभी जैसे देखो, हम लोग तो कोई वन वाला क्षेत्र में रहते नहीं हैं, मैदानी एरिया में हैं हम लोग। कृषि हमारे यहाँ की जाती है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कहीं कहीं झाड़ियाँ हैं। इसके बावजूद धान उन कट गया, सारे फसल कट गए हैं, पूरी तरह से बधार एकदम खाली हो गया है और इसको जोत तूत करके एकदम एक घड़ी साफ कर दिया गया। अब घास फूस नहीं मिल रहा है ना। हम लोग फरहरी कहते हैं इसको। तो अब खेत में घास फूस भी नहीं है। ऐसे में आप देखिएगा तो हमारे तरफ पाए जाने वाले हैं जो जंगली जानवर हैं, नीलगाय और नीलघोड़, इधर उधर भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात उनकी आवासीय व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। अब वो लोग कहाँ छुप करके रहे? उनको इतना बड़ा शरीर छुपा करके रखना है ना। अब जैसे सियार है तो इन लोगों को छोटे छोटे आवासीय व्यवस्था की जरूरत है। तो ये लोग कंदरा उंदरा बना करके, बिल उल बना करके रह जाता है।
छोटे मोटे झुरमुट में रह जाता है, झाड़ियों में रह जाता है। लेकिन इन नीलगायों का शरीर बड़ा है, इसके लिए इस तरह की व्यवस्था चाहिए ना। अब कुछ बाजार में ये नहीं है, ये लोग कहाँ रहेगा, इसीलिए इधर उधर भटक रहा है। भोजन की समस्या है, सबसे बड़ी पानी की समस्या है। तो पानी के खोज में देखिएगा, अब लोग धान का बिजड़ा उजड़ा डाले हैं, उसमें पानी पीने के लिए लोग आ जाता है, रात में सब बर्बाद कर देता है। तो ये समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ये तो छोटा सा मैंने एक उदाहरण आप लोगों को बताया। अब जंगलों को साफ करने से बताइए, जो जंगली जानवर उस जंगलों पर डिपेंडेंट थे, निर्भर थे, उनको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये और जब उसकी आवासीय व्यवस्था प्रभावित होगी, उसका भोजन प्रभावित होगा, हर तरह से उसका जनजीवन प्रभावित हो जाएगा, तो उसका प्रजनन क्षमता भी प्रभावित हो जाता है और इस तरह से वह प्रजाति विलुप्तता के कगार पर पहुंच जाती है। तो वन का विनाश वन्य प्राणियों के विनाश के साथ जुड़ा हुआ है। आज का टॉपिक हम लोगों का यही है। एक सवाल है कि क्या आप जानते हैं वन उस बड़े भूभाग को कहा जाता है। माने वन किसको कहेंगे, इसकी परिभाषा हम आपको बता देते हैं कि वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होता है। पेड़ पौधों एवं झाड़ियों द्वारा ढका हुआ हो, आच्छादित माने ढका हुआ हो। वे वन जो स्वतः विकसित हुए हो, उसके प्राकृतिक वन, और जो मानव द्वारा विकसित किए जाते हैं वह मानव निर्मित वानिकी कहलाते हैं। याद रखेंगे वन के बारे में क्या कहा गया कि वैसा क्षेत्र जो पेड़ पौधों और झाड़ियों द्वारा ढका रहता है, और ये पेड़ पौधे और झाड़ियां स्वतः उत्पन्न हुई होती है, अर्थात प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई होती है, ऐसे क्षेत्र को हम लोग वन कहते हैं। और चूंकि यह स्वतः उत्पन्न होते हैं, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, इसलिए यह प्राकृतिक वन कहलाते हैं। जबकि मानव द्वारा जब इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती है, मानव भी बगीचा लगा रहा है ना, तो उसको मानवीय वानिकी कहा जाता है, उसको वन नहीं कहा जाएगा। उतने बड़े क्षेत्र का निर्माण हम लोगों से नहीं हो पाएगा। आदमी कितना बड़ा एरिया पर पेड़ पौधा लगा रहा है, 1 एकड़ 1.5 एकड़ 2 एकड़, यही ना। वन जो होता है वह जैव विविधताओं का आवास होता है। पहले ही हमने कहा कि जितने भी जंगली जानवर हैं उनके आवास स्थली है वो, तो वन विविधताओं का आवास होता है। वन विविधताएं वनों में पाई जाती है। वन एवं वन्य प्राणी मानव जीवन के प्रमुख हमसफर हैं। याद रखें, ऐसे आदमी सोचता है हमारा क्या लेना देना है जंगली जानवर से, है कि ना है। लेकिन याद रखिएगा वन और वन्य प्राणी जो है वह मानव जीवन के हमसफर है। हमसफर का मतलब समझते हो, साथी, जो जीवन भर हमारे साथ चलने वाला है, वो हमसफर है। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा होता है। वन पृथ्वी का क्या कहलाता है, एक तरह का सुरक्षा कवच होता है, जो पृथ्वी को कई प्रकार के संकटों से बचाने का कार्य करता है, इसीलिए इसको सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच का काम क्या है, देखे होंगे पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं में सुरक्षा कवच की बात आती है कि लोग जब युद्ध लड़ते थे तो अपने शरीर पर कवच धारण करते थे। वो कवच क्या करता था, दुश्मन के आने वाले तीर को रोकने का काम करता था। उसी को आज हम लोग अंग्रेजी में बुलेट प्रूफ जैकेट के नाम से जानते हैं, जो बड़े बड़े वीआईपी नेताओं को दिया जाता है। अब भारत सरकार ने सराहनीय कदम उठाते हुए हमारे सैनिक और अर्धसैनिक बल को भी बुलेट प्रूफ जैकेट प्रदान कराने का काम किया है। इतिहास पढ़ते समय हम लोगों ने अक्सर ये बात की चर्चा की थी कि अंग्रेज हो या फ्रांसीसी युद्ध में अपने उपनिवेशिक देशों के सैनिकों को आगे की पंक्ति में ले जाके खड़ा कर देता है। काहे खातिर कि दुश्मन की गोली ये खाएंगे और हमारे देश के सैनिक लड़ेंगे। सुरक्षा कवच के रूप में आज बुलेट प्रूफ जैकेट हो जाने से अब ऐसा करने की जरूरत
नहीं पड़ रहा है, लोग गोली के सामने सीना तान के खड़ा रहता है। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह जंगल जो होता है, वन जो होता है, वह पृथ्वी का सुरक्षा कवच का कार्य करता है। यह केवल एक संसाधन ही नहीं है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह वन एक संसाधन है, ये सही बात है, लेकिन केवल संसाधन नहीं है। वन केवल संसाधन नहीं है। क्या है यह? पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का एक प्रमुख घटक है, अर्थात जो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है उसमें से एक अहम हिस्सा वन है। पहले ही हम लोगों ने पढ़ा कि वन जैव विविधताओं का आवास स्थल है, जैव विविधता को बटोर के रखने वाला जगह है, और हमारा इससे अटूट संबंध है। वनों से हमारा अटूट संबंध है। अभी हम यहाँ वर्तमान समय में हैं, तो हमारे इर्द गिर्द जितना ढूंढेंगे उसमें हर जगह कहीं ना कहीं वन का कुछ न कुछ हिस्सेदारी मिल ही जाएगा। जैसे हम जिन बेंच पर बैठे हुए हैं उसकी लकड़ियाँ पेड़ पौधों से ही प्राप्त हुई। हमारे जो किताब और कॉपी का कागज़ बना हो, सेलुलोज वगैरह वनों द्वारा ही प्राप्त होता है। और भी आप लोग जो विभिन्न प्रकार के श्रृंगार प्रसाधनों का उपयोग करते हैं, बहुत सारे वन्य संपदाओं से ही बनते हैं। बहुत सारे कपड़े में भी, कपड़ा का जो निर्माण किया जाता है, इसमें भी वन का महत्वपूर्ण भूमिका है, नहीं है? जैसे सूती का वस्त्र हम पहनते हैं, कहाँ से आता है? कपास से उत्पन्न होता है। कपास कहाँ से आएगा? कपास के पौधे से आएगा। आ गया ना? तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वन जो है, वन का हमारे साथ अटूट संबंध है। इस संबंध कभी तोड़ा नहीं जा सकता। चाह करके भी हम इस वन के साथ अपना संबंध तोड़ नहीं सकते। वास्तव में वन प्रकृति का, वन की बात करें तो वास्तव में वन प्रकृति का एक अमूल्य उपहार है, ठीक ना? यह ऐसा गिफ्ट है जिसका कोई मोल नहीं, इसका मूल्य हम कभी चुका नहीं सकते। ये प्रकृति द्वारा, नेचर के द्वारा दिया गया गिफ्ट है हमें, लेकिन इस गिफ्ट का कोई मोल नहीं, अनमोल है। सृष्टि के आरंभ से ही मानव इसके आंचल में पोषित हुआ है। जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से मनुष्य इसी वन के आंचल में अपना जीवन बिताया है। आज लोग घर बनाने लगे। आदि मानव की बात करें, मनुष्य के उत्पत्ति के इतिहास की चर्चा करें, तो हम लोग पाएंगे कि आदि मानव जंगलों में ही अपना जीवन यापन करते थे। वस्त्र के नाम पर पेड़ के छाल और पत्ते पहनते थे। भोजन के लिए वन्य पदार्थों को इकट्ठा करके, कंदमूल को इकट्ठा करके अपना भोजन करते थे। इसके अलावा कुछ शिकार करके भी अपना जीविकोपार्जन माने भोजन करते थे। पूर्णतः जंगली जानवर जैसा जीवन था, अर्थात कह सकते हैं कि वन के गोद में ही हम लोगों का जीवन, माने मनुष्य का जीवन गुजरता था। वन एवं वन्य प्राणी मानव के लिए प्रतिस्थापित होने वाला संसाधन है। यह इस जीव मंडल में सभी जीवों को संतुलित स्थिति में जीने के लिए अथवा संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है। एक बात ध्यान रखें, जो पारिस्थितिकी संतुलन होना चाहिए, पर्यावरणीय संतुलन होना चाहिए, इस संतुलन में इन वन्य जीवों का महत्वपूर्ण योगदान है। भले हमें लगता है कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, जैसे सिंह हो गया, एक हिंसात्मक पशु है, तो हमको ओकरा से कोनो लेना देना नहीं है। लगता है कि नहीं लगता है? तो अगर सिंह नहीं हो रहे तो हम लोग को ऊपर कोनो ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला, यही ना हम लोग सोचते होंगे। लेकिन देखो, वो डायरेक्टली हमसे जुड़ा हुआ है। सिंह नहीं रहेगा तो वो जिन पशुओं को मारकर खाता है, जैसे हिरण,
और अन्य शाकाहारी पशु, उनकी आबादी बढ़ने लगेगी। उनको मार के खाता है तब ना उनकी आबादी नियंत्रित है। ऐसी है ये नहीं रहेगा तो उनको मार के खाएगा नहीं, और मार के खाएगा नहीं तो उनकी आबादी ऐसा से अधिक विस्फोटक रूप से बढ़ने लगेगी। और जब उनकी संख्या तीव्र गति से बढ़ना शुरू होगा तो वह जो घास फूस खा करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगे। और बहुत जल्दी नष्ट होने के कारण क्या होगा, पृथ्वी एक मरुस्थल के समान, अब फिर उनको भोजन नहीं मिलेगा, वो सभी मर जाएंगे, सारे शाकाहारी पशु भी मर जाएंगे। तो पारिस्थितिकी संतुलन के लिए सभी जीवों का होना एकदम जरूरी है। नेचर के द्वारा बनाया गया, प्रकृति के द्वारा बनाया गया एक चींटी से लेकर के हाथी तक, ब्लू व्हेल तक, वो सभी इस पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और इन सब की उपस्थिति जरूरी है, इन सब का होना बहुत जरूरी है। कह रहा है कि ये सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत वनस्पति है। अब देखो, जीव जंतुओं की बात मैं कर रहा था, डायरेक्टली अब वनस्पतियों पर, पेड़ पौधों पर, वनों पर आ जाते हैं। तो इन सबको हटा दिया जाए तो वन भी बहुत जरूरी है। और वन इसलिए जरूरी है कि जितने भी जीव हैं, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, सबके भोजन की जो इम्पोर्टेंट एनर्जी होती है ना, ऊर्जा, उसका मुख्य स्रोत यह वनस्पतियां ही। साइंस में जब जीव विज्ञान पढ़ रहे होंगे आप लोग, तो आपको जीव विज्ञान के टीचर ने जरूर ये बात बताया होगा, इसको शायद 10% एनर्जी सिस्टम के नाम से जाना पढ़े हो। 10% ऊर्जा सिद्धांत अभी नहीं पढ़े हो, जीव विज्ञान में पढ़ना है। 10% एनर्जी सिस्टम, चाहे जिस नाम से और पढ़ा जाता हो सकता है कि साइंस में कुछ और नाम से इसको जाना जाता हो, जिसमें बताया गया है कि प्रत्येक खाद्य जाल में प्रत्येक कणी पर 10% ऊर्जा प्राप्त होता है। लेकिन ये ऊर्जा कितनों % कहीं प्राप्त हो रहा हो, शुरुआत कहाँ से, जैसे हम लोगों के बारे में आप लोगों को ये तो बताया गया होगा कि स्वपोषी और परपोषी जीव को पढ़े हैं ना। तो मनुष्य को क्या बताया, परपोषी काहे बताया, हाँ, स्वपोषी कौन है, तो मनुष्य तो अपना भोजन से, हम लोग दूसरा कैसे खाना बनवाते हैं। खड़ा हो जाओ, तू ही खड़ा हो जाओ, बताओ हमको, तुम्हारा घर का खाना क्या बनाता है। तो मम्मी तुम्हारा स्वपोषी हो गई ना। हाँ, हम भोजन बनाते नहीं, पकाते। सही बात कह रहा। तो यही जो भोजन कहने का मतलब, जो ऊर्जा हम लोग भोजन जो करते हैं, तो भोजन लेने का जो कारण होता है, हमें भोजन की आवश्यकता महसूस होती है। क्यों, किस कारण से हम भोजन लेते हैं, ऊर्जा के लिए। जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है तो हमें महसूस होने लगता है और हम भोजन लेते हैं ताकि हमें प्राप्त ऊर्जा मिल सके। ये जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, भोजन का मुख्य स्रोत ऊर्जा हुआ। तो ये जो मुख्य स्रोत ऊर्जा होता है, इसको हम निर्मित नहीं करते। ये कहाँ से हमें मिलता है, वनस्पतियों से। ये सारे जीवों को जो ऊर्जा प्राप्त होता है, इन वनस्पतियों से ही प्राप्त होता है। तो
इस कारण से भी वनस्पतियां मनुष्य और सभी जीवों के लिए जरूरी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो खाद्य ऊर्जा होता है, ठीक ना, फूड एनर्जी, खाद्य ऊर्जा, उसका प्रारंभिक यानी फर्स्ट जो स्रोत होता है वह वनस्पति होता है। यहीं से हम लोगों को ऊर्जा मिलना शुरू होता है। फिर डाइवर्टेड करके जैसे हम लोग मांसाहारी भोजन भी करते हैं, उससे भी कुछ एनर्जी मिल जाती है। लेकिन वो एनर्जी कैसे मिला? वो मांसाहारी जीव शाकाहारी, वो जो मांस खा रहे हैं वह जीव शाकाहारी या मांसाहारी हो सकता है। कुछ मछलियां हम लोग खाते हैं जो मछलियों को खा जाती है तो मांसाहारी में है। तो ये जो खाते हैं, जैसे मान लो एक भेड़ या बकरी का मांस खाया, तो वो भेड़ या बकरी को एनर्जी कहाँ से मिला? पौधों से। और वो एनर्जी उसके शरीर में संचित रही तो वो एनर्जी उसके मांस को खाने से हमें प्राप्त हुई। तो एनर्जी जो ऊर्जा होता है उसका प्रारंभिक स्रोत क्या होता है? वनस्पतियां ही होती है। भारत में वन संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। हम लोग अपने देश की बात करते हैं तो भारत में वन संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। यहाँ के लोग आरंभ से ही वन प्रिय रहे। हमारे साहित्यों की चर्चा जब शुरू करते हैं, वैदिक साहित्य की जब बात आती है तो उसमें अरण्यक नामक शब्द आता है। सुने हो अरण्यक? वेद, उपनिषद, अरण्यक ये सब सुने होंगे। अरण्यक यह शब्द किससे बना है? अरण्य से। अरण्यक शब्द अरण्य से बना है और अरण्य का अर्थ वन होता है। यानी हमारी जो है प्राचीन इतिहासों को भी उठा करके देखें तो प्रारंभ से ही हम लोग वन प्रिय रहे। ये अरण्यक शब्द वन से बना हुआ, अर्थात वन से हमारा लगाव प्रारंभ से ही रहा है। और आदि मानव की चर्चा हम लोग शुरू में की है कि मानव ने अपने जीवन की शुरुआत तो जंगलों से ही किया है, तो वन्य प्रिय क्यों न रहे? जिसने अपने गोद में हमको खिलाया वो हमारे लिए प्यारा तो है ही न है। यही कारण है कि आज भी हम लोग वनों को और विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों को पूजते हैं। इसका प्रमाण हमें धार्मिक ग्रंथों तथा लोक कथाओं से भी मिल जाता है। किंतु वर्तमान समय में विकास की दौड़ में हमने अपने अतीत के सभी गौरवशाली परंपराओं को नकार दिया। ये बात सही है। आज मनुष्य विकास की अंधी दौड़ इसको कहा जा सकता है। जिस विकास के रफ्तार पर हम लोग सवार हैं उस रफ्तार को हम लोग विकास की अंधी दौड़ कहें, क्योंकि इसमें हमने अपनी बहुत सारी परंपराओं को, जो गौरवशाली हमारी परंपराएं रही है, उस परंपराओं को नकार दिया है। हर जगह हमने अपने सांस्कृतिक, अपने परंपराओं और पूर्वजों के बनाए गए नियमों का जो है अवहेलना किया है। हम वन और वन्य प्राणी के महत्व को नहीं समझ रहे हैं और तेजी से इस संसाधन का भी दोहन कर रहे हैं। जंगल की सफाई, वनों की सफाई जिस गति से हो रही है, बता रहा है यह कि मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है। और स्वार्थी के साथ नासमझ भी कहा जा सकता है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं विकास के नाम पर वो जायज है नहीं कहीं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम आप लोगों के सामने लाएंगे कि मनुष्य विकास के नाम पर भौतिक साधनों का एक अंबार खड़ा कर दिया ना, लेकिन ये भौतिक साधन 5 मिनट में अपनी औकात उस बेचारा खुदे डेराइल है कि हम कहवा आ गए। चलिए देखिए,
अरे तनी मनी कुछ समझहूँ के चाहिए, अपनों से इतना समझदारी आप लोगों के अंदर आ जाना चाहिए। देखिए, और तेजी से हम इन संसाधनों का विदोहन कर रहे हैं, ठीक ना। वस्तुतः हमें वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षण देना चाहिए। और यदि अभी तक हम लोगों ने जो चीजें पढ़ा और पढ़ने के बाद अगर हम लोग इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वन एवं वन्य जीव मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है, अभी जितना हम लोग पढ़े, जिस तरह से पढ़े, उस आधार पर हम लोग इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि वन एवं वन्य जीव मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। और जो चीज हमारे लिए अति आवश्यक है उसको बचा के रखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो ज्यादा मूल्यवान है उसको बचा के रखते हैं, है कि नहीं है। तो इसी तरह अगर वन और वन्य जीव हमारे लिए जरूरी है तो इसको बचाना होगा, अर्थात इसके संरक्षण पर ध्यान देना हमारा मूल कर्तव्य हो जाता है। इससे पहले हम लोग मृदा और जल के बारे में पढ़े हैं कि इनका संरक्षण करना मानव का कर्तव्य है। उसी तरह वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना भी मानव जीवन का सबसे मूल स्रोत है। आप अगर प्रकृति के इन सभी वस्तुओं का संरक्षण करते हैं तो प्रकृति खुद ही आपका संरक्षण करती है। आज 1 घंटा के लिए अगर बिजली चली जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। जिस चीज का जीता जागता उदाहरण आप सभी हैं, आते आते पंखा चालू करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैंने बात हमने जो कहा वो सुनी है कि नहीं है। लेकिन आप सोचो, आज से 15-20 साल पहले, मैं ज्यादा समय की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने दोनों पीढ़ियों को देखा है इसलिए मैं बता रहा हूं। आज से 15-20 साल पहले जब बिजली नहीं हुआ करती थी हम लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों में, तो क्या हम लोगों का जीवन यापन आज की तरह नहीं था? नहीं था। लोग इतना इस तरह का जिंदगी नहीं जी पा रहे थे। इतना कष्ट हुई भी नहीं करता हमको लगता है। हमने तो वो भी समय गुजारा, ये भी समय गुजारा, हमने दोनों का तुलना करने पर हमको वही अच्छा लगता है। इतना गर्मी कभी सताया नहीं था उस समय। देखो आज की गर्मी बहुत सताती है। वो घड़ी क्या होता था, ज्यादा गर्मी कर दिया तो लोग मच्छरदानी लगा करके छतों पर या घर से बाहर कहीं सो जाते थे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज मच्छरदानी लगा दो तो में बर्दाश्त नहीं होगा गर्मी, हटा दो तो मच्छर उठा के कहाँ ले जाएगा कोनो पता नहीं है कि नहीं है। मच्छर होते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं थे। तो जैसे हम लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, एक तरह से तेजी से न मच्छर की जनसंख्या बढ़ रहा है। वो घड़ी मच्छर की जनसंख्या बहुत कम थी। अब तो घड़ी जनगणना उनगणना इन लोगों का नहीं हुआ था। अभी वो कहाँ हो रहा, हम लोगों का हो गया। लेकिन लगता है, देखो मैंने महसूस किया है कि रात को लगता है कि आदमी अगर निश्चिंत सोत जाए तो उठा के कहीं ना कहीं लेके चल जाए। हाँ, इतना मच्छर हो गया। एक में देखो, कभी लाइन उन कटल है तो कहीं एक जगह आराम से बैठ के, जब हवा ज़्यादा तेज ना चल रहा हो तब खाली हाथवा इन्हें उन्हें ऐसे हिला के देखो तो बुझाएगा भर भर मुट्ठी धरा। नहीं मिलता है इतना मिलता। चलिए समझ में आ गई। अभी तक जो चीजें हम लोगों ने पढ़ा, इसमें कहीं कुछ कंफ्यूजनों लगा कि जो चीजें पढ़ा वो दिमाग में आ गई है, संप्रेषण सही हो सका है। आगे हम लोग बढ़ जाएं, क्या कि हमें ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और हम हमेशा कहते हैं कि हमारा नोट्स और आपके नोट्स में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है।
एक विद्यार्थी की क्या जरूरत है, जैसे सबकी जरूरत एक ही है, उसी तरह सबकी समझ भी एक जैसी नहीं है। किसको कौन चीज समझ में आए। जैसे क्या होता है, कुछ चीजें हम पहले से जानते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम जो चीजें पहले से जानते हैं वो आप भी जानते हो, वो भी जानता है, ऐसा होता है। तो सबका नोट्स अलग होता है, तो ज़रूरत पड़ने पर आप अपने अनुसार अपना नोट्स बनाइएगा, और एक तो एक सपोर्ट के लिए और आपको एक निर्देश देने के लिए किस तरह का नोट्स बनेगा, और ये मुख्य कंटेंट रहती है। तो अभी तक तो हम लोगों को ऐसा कोई चीज़ें मिली नहीं, अब आप अपने ज़रूरत के अनुसार अपना नोट्स इसमें से भी बना सकते हैं। अब टॉपिक जो हमारा होगा, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। आज हम लोगों का क्लास छोटा चलेगा, ठीक ना। आज कुछ कारण से हमको जाने की तैयारी वहीं पे किया, तो आज छोड़ देते। क्या कि टॉपिक देखो बताते हैं, ध्यान रखेंगे। अब ये जो टॉपिक नहीं बताते हैं, सुन लो, टॉपिक जो चालू होने वाली है, अब इस टॉपिक को अगर बीच में स्टॉप कर दिया जाए तो वो चीज़ें बढ़िया से नहीं समझ में। अब इस टॉपिक को चालू करने का मतलब कल ख़त्म कर लेंगे, तो इसीलिए इस टॉपिक को, नया टॉपिक आ गया इसलिए चालू नहीं, ठीक ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आज नोट्स कुछ बनाना नहीं है।